जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था भारत में फर्स्ट तुर्की अटैक और महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में। अभी तक जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए वो सिर्फ भारत की जो धन संपदा थी उसको लूटने के लिए, और जो इस्लाम धर्म था उसका प्रचार प्रसार, और जो मूर्ति पूजा हमारे यहाँ पर होती है उसको बंद करने के लिए आए। पर ये जो शासक अगला आएगा वो भारत में अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो बात करते हैं उस आक्रमणकारी की। उसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में मोहम्मद गौरी के अटैक। इसके बाद उसने तराइन का प्रथम युद्ध, फिर उसमें हारता है। क्या कारण होता है कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है, फिर द्वितीय युद्ध होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, तो इसके बारे में आज सब कुछ चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये मध्य एशिया से आता है, अफगानिस्तान आ जाता है। ऐसे डाल दें यहाँ पर गौरी हेडिंग, गौरी या गोरी हेडिंग, इसे गोरी कहते हैं। गोरी, मोहम्मद गौरी ये मध्य एशिया से चलता है और अफगानिस्तान प्रांत में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। अफगानिस्तान में साम्राज्य स्थापित करता है। इसके बाद ये 1175 में मुल्तान में फर्स्ट अटैक करता है भारत में। ये भारत की ओर बढ़ने लगता है और 1175 में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। इसका आक्रमण का कारण क्या था? क्योंकि ये भारत में अपना साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य स्थापित करने की चाह रखता था। ये इसके बहुत सारे गुलाम थे, जिसमें से यल्दौज, कुबाचा और वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने गुलामों को अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करता था। वो कहता था पुत्रों पर विश्वास नहीं है पर मुझे गुलामों पर विश्वास है। तो क्या होता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। तो पूछा जा सकता है मोहम्मद गौरी का भारत पर फर्स्ट अटैक 1175 मुल्तान पर। फिर ये गुजरात की ओर बढ़ता है 1178 पर वहां पर इसको हार का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, 1178 में आक्रमण करता है गुजरात पर। 1178 में ये गुजरात पर आक्रमण करता है, सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात पर आक्रमण। यहाँ के जो किंग होते हैं गुजरात के, उनका नाम होता है भीमदेव सेकंड। क्या नाम होता है बाबू? भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड द्वारा क्या होती है, ये गुजरात पर क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो इनकी संरक्षिका होती हैं, ज्यादा आयु नहीं होती, बच्चे ही रहते हैं। इनकी संरक्षिका होती हैं नायिका देवी, इनकी माता नायिका देवी। यहां पर क्या होता है, गुजरात आक्रमण में मोहम्मद गौरी की हार होती है। तो पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की भारत पर फर्स्ट हार, ये 2 बार भारत में हारा है। एक तो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, और ये 1178 का गुजरात का युद्ध। तो यहां पर क्या होता है, इस युद्ध में गौरी की पराजय होती है। गौरी की पराजय होती है और यह पुनः अफगानिस्तान लौट जाता है। पर देखिए, हार नहीं मानता, हार तो जाता है पर हार नहीं मानता। पुनः आता है 1179 में
और इस बार अपना रास्ता बदल देता है, 1179 में आता है और इस बार रास्ता बदलता है और दूसरी ओर से पेशावर पर आक्रमण करता है। 1179 में पेशावर पर अटैक करता है। पेशावर पर पहले क्या कर चाहता था कि गुजरात साइड से भारत में अंदर की ओर घुसे, पर इस बार जब जान जाता है कि नहीं, गुजरात में तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, तो अब इधर पंजाब साइड से आने की कोशिश करता है और फिर 1179 में पेशावर पर आक्रमण करता है। पेशावर पर आक्रमण। इसके बाद 1181 ईस्वी में ये आक्रमण करता है लाहौर पर। पेशावर फिर लाहौर। 1181 में ये कहाँ पर आक्रमण करता है? लाहौर, रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान में। लाहौर पर आक्रमण। अब ये बढ़ रहा है दिल्ली सल्तनत की ओर आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में साम्राज्य स्थापित इसने किया। ये भारत में भी तुर्की साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। फर्स्ट अटैक किया 1175 में मुल्तान पर, फिर 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। यहाँ के किंग होते हैं भीमदेव सेकंड, इनकी संरक्षिका होती है नायिका देवी। गौरी की यहाँ पर पराजय होती है, तो भारत में फर्स्ट पराजय, भारत में गौरी की फर्स्ट पराजय कहा जा सकता है इसको, फर्स्ट पराजय। फिर भी नहीं मानता, कहता है बढ़ते चलो। 1179 में पेशावर पर आक्रमण करता है, पेशावर को अपने अधिकार में ले लेता है। फिर 1181 में लाहौर पर करता है। अब इसका जो अगला आक्रमण होगा वही तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बनता है, क्योंकि उस जो जहां पर आक्रमण करता है जिस राज्य पर, उसकी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं और दिल्ली के किंग होते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। जब वो देखते हैं कि अरे ये तो हमारी सीमा के पास तक आ गए, अगला आक्रमण हमारे ऊपर होगा, तो अपनी सेनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं और हरियाणा में एक पानीपत है, पानीपत नहीं तराइन, हाँ तराइन पर जाकर दोनों के बीच युद्ध होता है। पानीपत भी हरियाणा में है, तराइन भी हरियाणा में है। तो इसको मैं साफ करता हूं। इसका जो अगला आक्रमण होगा 1189। अब गौरी क्या करता है, जब लाहौर को भी जीत लेता है, पेशावर जीत लिया, फिर लाहौर जीत लिया, तो 1189 ईस्वी में क्या करता है, भटिंडा पंजाब में है, भटिंडा पर आक्रमण करता है, उसको अपने अधिकार में ले लेता है। भटिंडा पर आक्रमण करता है, आक्रमण, इसको भी जीत लेता है। अब क्या होता है, भटिंडा पंजाब में है, पंजाब के साइड में हरियाणा और हरियाणा के साइड में वो दिल्ली। और दिल्ली में किसका, देखिए सपोज मान लीजिए ये हो गया हरियाणा, ये इधर हो गया पंजाब और ये हो गया दिल्ली, तो इसको ले लेता है अपने कब्जे में। तो यहाँ पर किसका शासनकाल है, पृथ्वीराज चौहान का। इनके कानों पर आवाज पहुंचती है, ये अपनी सेना लेकर बढ़ चलते हैं आगे की ओर, यहाँ इधर। अब इसको बढ़िया से समझते हैं। तो कारण क्या होता है, पहले तो लिख देता हूं मैं। 1191 तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, देखिए। अब यहां पर क्या होता है, इधर ये गौरी की सेना है, गौरी है, सपोज ये इसकी सेना हो गई। इधर ये पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की सेना हो गई। इसके साथ एक गवर्नर इनके होते हैं चामुंड राय, और एक पर्सन और होते हैं
गोविंदराज तोमर। ये बात कब की है? 1191 ईस्वी में दोनों राजाओं की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ना तो ये किसी से कम है, ना तो ये किसी से कम है। इनके साथ दिल्ली के गवर्नर चामुंड राय और गोविंदराज तोमर ये भी हैं। अब क्या होता है, दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगती हैं। पृथ्वीराज गौरी जो है अपना भाला उठाता है और किसके ऊपर? गोविंदराज तोमर के ऊपर अटैक करता है। इसमें क्या होता है, इनके दो दांत टूट जाते हैं। मुंह पर लगता है भाला, दो दांत टूट जाते हैं। अब किंग थे भाई, इनको गुस्सा आ जाता है। ये भी अपना भाला निकालते हैं और गौरी पर क्या करते हैं? गौरी पर अटैक करते हैं। जब गौरी पर अटैक करते हैं तो ये घायल हो जाता है। तो इनका एक सैनिक देखता है, वो देखता है कि गौरी गिर गया है, तो इनको क्या करता है, तराइन के युद्ध से लेकर बाहर भाग जाता है और अफगानिस्तान पुनः लौट जाते हैं। अब जब राजा भाग गया तो सेना भी पीछे भागेगी, लीडर ही गायब हो गया तो सैनिक क्या करेंगे? नेतृत्व ही करने वाला कोई नहीं है, तो सेना भी भागती है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान क्या गलती कर बैठते हैं कि जब सेना भाग रही थी तो उसका पीछा करना चाहिए इनको, पर ये नहीं करते। कहते हैं हम राजपूत हैं, पीछे से वार नहीं करेंगे। ये सोचते हैं वो भाग गया, अब कभी लौट कर तो आएगा नहीं। तो तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है, गौरी की हार हो जाती है। गौरी की हार हो जाती है। तो तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाता है किसके किसके मध्य हुआ, तो हुआ किसके किसके? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? तो दिल्ली के, दिल्ली। इसमें जीत किसकी होती है? तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। जीता कौन? जीता पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अब क्या होता है, गौरी वापस जाता है और पुनः युद्ध की तैयारियां करने लगता है। किस बार तो हार गया भाई साहब, अगली बार देख लूंगा तुझे। और ये जो है चौहान साहब, ये सोचते हैं अब तो कभी लौट कर आएगा नहीं, और क्या करते हैं भाई साहब, बढ़िया से घूमने टहलने लगते हैं। उत्सव मनाया जाने लगता है और बात आ जाती है 1192 की। पुनः वही मैदान था, वही लड़ने वाले थे, पर इस बार परिस्थितियां दूसरी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? परिस्थितियां दूसरी हो जाती हैं। एक साल बाद 1192 में गौरी पुनः वापस आता है उसी मैदान पर और तराइन का द्वितीय सेकंड युद्ध लड़ा जाता है। द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है, सेकंड युद्ध लड़ा जाता है। अब इस बार क्या होता है, इसी बीच एक किंग होते हैं जयचंद्र गढ़वाल कन्नौज के, उनकी पुत्री होती है संयोगिता, उनका हो रहा होता है स्वयंवर। अब पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उनको स्वयंवर से उठाकर ले आते हैं अपने यहाँ। तो जो राजपूत राजा इनके साथ युद्ध में पिछले वाले में सहयोग कर रहे थे, वो भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा की कोई साथ में भी नहीं आता। और इस बार गौरी ने थोड़ा दिमाग लगाया, बोले लड़कर तो इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो इस बार थोड़ा छल कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, तराइन का सेकंड युद्ध था, तराइन का मैदान है, इधर गौरी की सेना है, इधर वही पृथ्वीराज चौहान है। गौरी कहता है, गौरी एक अपना दूध भेजता है इधर इनके खेमे में, कहता है भाई साहब हमको लड़ना नहीं है, हमको संधि करनी है, अलायंस करनी है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन सा प्रांत अपने पास रखना है, कौन सा आपको देना है। मेरे भाई जो हैं गैसुद्दीन, मैं उनके पास अपना दूत भेजा हूँ, वो आएंगे तो मुझे बताएंगे कि भाई इतना प्रदेश हम ले लेते हैं, इतना आप ले लें, उनको दे देंगे। पृथ्वीराज कहते हैं चलो बढ़िया हुआ, युद्ध टला। अब जब युद्ध नहीं होगा तो भाई खुशी की बात है, लोग मरेंगे नहीं।
तो क्या होता है, इधर बढ़िया जश्न मनाया जाने लगता है, शाम को जश्न होता है, नाच गाना होता है। तो जश्न होगा तो क्या होगा, मसाले जलेंगी। पहले लाइट तो थी नहीं कि एलईडी बल्ब जला लिया, मसाले जल रही थी। अब गोरी भी क्या करता है, इधर भी मसाले जलवा देता है कि इनको शक ना हो, मसाले जलवा देता है इधर भी। अब ये लोग बढ़िया सो रहे होते हैं, रात को सो लेते हैं बढ़िया अच्छे से। इधर 2-3 बजे तक बढ़िया जश्न होता है, और जब सुबह होती है तो ये लोग खूब सो रहे होते हैं, और गोरी की सेना क्या करती है, इस पर जाकर सुबह ही अटैक कर देती है। जब अटैक कर देती है तो सेना में भगदड़ी मच जाती है, और पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, लड़ने वाले वही थे, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन, जीत होती है गोरी की, जीत होती है गोरी की। अब आपको एक बात बता दूं मैं, जो पृथ्वीराज चौहान है, इनकी मृत्यु में जो हमारे वो होते हैं इतिहासकार, उनमें मतभेद है। एक कवि आते हैं चंद्रवरदाई, और उनकी बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। उसमें चंद्रवरदाई ने कहा है कि गोरी जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनको अपने साथ लेकर गजनी चला जाता है, और वहाँ पर इनको अंधा करा देता है। फिर चंद्रवरदाई यहाँ से जाते हैं, पहुँचते हैं गजनी, और कहते हैं कि हमारे सुल्तान जो हैं वो शब्दवेदी बाण चला सकते हैं। शब्दवेदी का मतलब होता है कि आप आवाज़ करिए और इधर से तीर चला दी जाए, वो इंसान मर जाएगा। तो जो गोरी होता है वो कहता है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर कहा जाता है शब्दवेदी बाण, वो उनको लाया जाता है दरबार में। फिर वो एक दोहा बोलते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। अर्थात इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, चौहान इसको मार दो। फिर कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। फिर इसके बाद उन दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। पर यह सिर्फ उनकी बुक में लिखा है, चंद्रवरदाई की। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इनकी स्वाभाविक मृत्यु अजमेर में हुई है, राजस्थान के। तो अगर आपसे पूछा जाए, चलिए अभी मारते नहीं उनको, एक और युद्ध करा देते हैं गौरी का, बात अभी इसमें जीत जाता है। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। इसमें कन्नौज के किंग, कन्नौज की राजा जयचंद्र गढ़वाल, जयचंद्र गढ़वाल होते हैं। तो कन्नौज के किंग जयचंद्र गढ़वाल और गोरी के बीच, किसके बीच, गोरी के। गोरी इसमें जीत जाता है। इसके बाद ये जो अगला अटैक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनता है। 1205 में खोखरों पर अटैक करता है और उस युद्ध में घायल होता है, और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, 1205 पे खोखरों पर अटैक करता है, गोरी खोखरों पर अटैक करता है, पर आक्रमण करता है, और इसी युद्ध में क्या होता है, घायल हो जाता है। इसी युद्ध में घायल हो जाता है। 1206 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1206 में गोरी की अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है, गोरी की मृत्यु। तो ये मोहम्मद गौरी के भारत पर अटैक सबसे ज्यादा, इसमें तराइन का प्रथम युद्ध
द्वितीय युद्ध, भारत में फर्स्ट पराजय और फर्स्ट अटैक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बातें आती हैं। इसके द्वारा चलाए गए सिक्के जो थे वो देहली वाल सिक्के थे। तो देखिए, इसकी मृत्यु के 2 हैं। अगर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1205 में खोखरों पर अटैक किया, इसी युद्ध में घायल हो जाता है, 1206 में मृत्यु हो जाती है। पर अगर पूछे कि चंद्रबरदाई के अनुसार कहाँ मृत्यु हुई, किसके द्वारा हुई, तो पृथ्वीराज चौहान के। तो ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा चंद्रबरदाई किसके कवि थे, किसके दरबारी कवि थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पूछे क्वेश्चन, कभी कभी पूछ सकता है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी एक किताब है, बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है पृथ्वीराज रासो। अब गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के, तो इसके द्वारा सिक्के जो चलाए गए उन्हें देहली वाल सिक्के कहा जाता है। देहली वाल सिक्के पूछा जाएगा, देहली वाल सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए। इसमें एक साइड लक्ष्मी जी की मूर्ति थी और दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम लिखा था। एक और क्या था, लक्ष्मी की मूर्ति, और दूसरी ओर क्या लिखा था, दूसरी ओर लिखा था बाबू मोहम्मद बिन साम। तो ये आज मोहम्मद गौरी के बारे में हमने इस क्लास में संपूर्ण जानकारी ले ली। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और जो सोशल मीडियाज़ होती हैं वहाँ पर शेयर करें। कल हम पढ़ेंगे भारत में जो दिल्ली सल्तनत होता है उसमें गुलाम वंश की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कहाँ से किसने खरीदा, फिर ये मोहम्मद गौरी के पास कैसे पहुँचता है, इसको भारत में जो शासन करने के लिए कौन आमंत्रित करता है, इसके बारे में हम कल संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।